हाँ जी, तो हमने चार इसके पार्ट पढ़े के महत्व थे, और जो पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट देखिए, तो पांचवा पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं, जीवों व पौधों जीवों व पौधों में पौधों में आत्मरक्षा के लिए रसायन, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए रसायन। अब आपको पता है, इस बारे में आपको पता ही है, आपने कई पौधे देखे होंगे, कई जीव ऐसे देखे होंगे कि जो हमारे शरीर पर डंक मारने या पौधों के छू जाने पर क्या होते हैं, जलन व दर्द का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? जलन व दर्द का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस मधुमक्खी ने हमें काटा, तो हम कई बार विचार करते हैं कि मधुमक्खी के अंदर ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से हमें जलन हो रही है, दर्द हो रही है, अनुभव हो रहा है ना। या कभी मित्रता ये नहीं काट लिया, या मान के चलो कई बार हमारे को नेटल नामक पौधा छू जाता है। हम जंगलों में जाते हैं और जंगलों में फॉरेस्ट के अंदर कोई पौधा हमारे छू जाता है और हमारे दर्द और जलन का अनुभव होने लग जाता है। तो हमें कई बार महसूस होता है इसका। कई बार आपने देखा होगा लाल चींटी, जिसे फार्मिका चींटी बोलते हैं, फार्मिका चींटी, फार्मिका जो चींटी होती है, इस चींटी को के काटने पर आपने देखा होगा आपके एक रेड रंग का निशान बन जाता है। क्यों बना? वो इसलिए बना कि आपको पता है प्रकृति में जो जीव होते हैं, जैसे मधुमक्खी है, ततैया है, फार्मिका नामक चींटी है, नाम की जो चींटी है, उसमें फार्मिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है जी, कौन सा अम्ल मिलता है? फार्मिक अम्ल। यह फार्मिक अम्ल जो है एक कॉमन नेम है। कैसा नेम है? कॉमन नेम, एक कॉमन नेम। फार्मिक अम्ल का अगर हम दूसरा नाम लिखें तो हम बोलेंगे उसको मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल। ये है इसका IUPAC नाम। कौन सा नाम? IUPAC नाम है किसका है? मेथेनोइक अम्ल का। IUPAC नाम फार्मिक अम्ल कॉमन नेम है। तो जीवों में पौधों की आत्मरक्षा के लिए हमारे पास फार्मिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है। कंप्लीट हुआ। तो फार्मिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, ये हमारे पास क्या है? जीवों एवं पौधों की आत्मरक्षा के लिए रसायन है। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई हमारे जो फार्मिका नामक चींटी है, फार्मिका नामक जो चींटी है, ठीक है, हमारे जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी, ठीक है, हमारे कई बार आपने पढ़ा भी होगा नेटल नामक पौधा। अभी मैंने आपको बोला भी था कि नेटल जो होता है वो फॉरेस्ट में लगभग नेटल पाया जाता है, और ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में नेटल की ज़्यादा प्लांट आपको मिलते हैं, पौधे मिलते हैं। तो नेटल जो होता है, ये नेटल भी मेथेनोइक अम्ल रखता है। कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये सभी मेथेनोइक रखते हैं। सभी क्या रखते हैं? मेथेनोइक। ये सभी मेथेनोइक अम्ल रखते हैं। अब कई बार हमें जब नेटल का पौधा छू जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसके आसपास में कहीं पर डाक का पौधा होता है। किसका पौधा होता है? डाक। इसको किसका पौधा कहते हैं? डाक का। अब इस पौधे को अगर
हम क्या करें, अपने हाथ पर घिस रहे हैं, किसकी पत्तियां, नाक की। इस पत्ती को अगर हम अपने हाथ पर घिस रहे हैं तो तुरंत जलन और दर्द का अनुभव कम हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। और क्षारीय प्रवृत्ति का होने की वजह से ये अम्ल प्रवृत्ति को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब जब उदासीन कर दिया तो अपने को पता लग गया कि भाई ये तो इसके आसपास मिलने वाला पौधा है, और लगभग इसको क्या कर देता, उदासीन कर देता, क्योंकि वो क्षार है, अम्ल आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो ये हमारे टोटल पीएच का क्या था, महत्व था। किसमें, दैनिक जीवन में। किसमें था, दैनिक जीवन में। अब हम पढ़ेंगे लवणों से संबंधित, ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक अगला रहेगा वो रहेगा साल्ट का, ठीक है। जो सॉल्ट है, ठीक है। सबसे पहले लवण क्या होते हैं, ठीक है, लवणों के बारे में हम पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले लवण क्या होते हैं, तो लवण की परिभाषा तो हम ये बोलते हैं कि भाई जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनसे लवण प्राप्त होते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उनसे क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है जी। तो लवण की तो परिभाषा लिखेंगे, अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। परस्पर क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। और लवण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लवण तीन, लवण के प्रकार लिख लीजिए, लवण के प्रकार, ठीक है। अब देखिए लवण के प्रकार में पहला प्रकार, लवण के प्रकार में पहला प्रकार है वो है साहब आपका अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण। अब देखिए जो लवण है वो प्रबल होगा। अब लवण कौन सा है, अम्लीय, तो हम लिखेंगे प्रबल अम्ल। देखिए जो लवण है वही प्रबल है, लवण अम्ल है तो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार। क्षार कैसे हो जाएगा, दुर्बल, क्षारक का दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल क्षार परस्पर क्रिया कर, परस्पर क्रिया कर अम्लीय लवणों का निर्माण करते हैं, अम्लीय लवणों का निर्माण करते हैं, अम्लीय लवणों का निर्माण करते, ठीक है। तो प्रबल अम्ल ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया H2SO4, ये देखिए आपका प्रबल अम्ल है, H2SO4 और दुर्बल क्षार ले लीजिए, आपने ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, दुर्बल क्षार होता है। तो आप सीधे सीधे क्रिया करें, प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो आपको पता है प्लस की क्रिया माइनस से होगी, तो यहाँ पर बन जाएगा NH4 का होल बाय SO4, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा H2, लेकिन संतुलित करेंगे, यहाँ पर NH को क्या कितना है, 2, यहाँ 1 ही है, 2 का गुणा करेंगे तो OH में भी 2 है और H में भी 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो ये लवण आएगा, ये लवण हमारा कैसा होगा, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण होगा।
क्योंकि यहाँ हमने देखा कि हमने प्रबल अम्ल लिया था और प्रबल क्षार, जब अम्ल प्रबल है तो लोगों ने अम्ल होगा, ठीक है, जो प्रबल होगा वही भोजन होगा, ठीक है। दूसरा क्षारीय, अब लवण क्या है, क्षारीय, तो अम्ल क्या हो जाएगा, द्रवल, और क्षार हो जाएगा तरल। द्रवल अम्ल व प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया क्रिया क्षारीय लवणों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक परस्पर क्रिया कर क्षारीय लवणों का निर्माण, क्षारीय लवणों का निर्माण करते हैं। तो दुर्बल अम्ल यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे मान के चलो एसिटिक अम्ल है, हमारा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो वैसे तो एक्वस ही रहता है, तो एक्वस का तो लिक्विड का तो एक ही बात है, ठीक है। अब ये हो गया, और यहाँ पर प्रबल क्षार है NaOH, और जब रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है एसीटेट पर पूरे पर माइनस होता है, H प्लस होता है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखो प्लस की क्रिया माइनस से करेंगे, माइनस की क्रिया प्लस से, तो माइनस की क्रिया प्लस से करो जरा, क्या बनेगा, CH3CON प्लस, H की क्रिया OH से कर दीजिए, H2O। बताया था ना कि H प्लस और OH माइनस आपस में क्रिया बनाएंगे, जल बनाएंगे। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ कह दी थी कि अभिकारक में अगर कभी भी आपको OH दिख जाए तो डेफिनेटली यहाँ क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और बाद में डेफिनेटली क्या निकलेगा, जल निकलेगा, ठीक है जी। अब हमारा एक लवण और रहता है जिसको हम कहते हैं उदासीन लवण, किससे क्या कहते हैं, उदासीन लवण, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा उदासीन लवण, उदासीन लवण, ठीक है। तो लिखेंगे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक परस्पर क्रिया, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक परस्पर क्रिया कर, परस्पर क्रिया कर, परस्पर क्रिया कर उदासीन लवणों का निर्माण करते हैं, उदासीन लवणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया HCl, गैस में लिक्विड ही मानना पड़ेगा, लिक्विड प्लस में NaOH, और ये हो गया आपका एक्वा। जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl, क्यों, मैंने बताया प्लस माइनस, और मैंने कहा था जहाँ भी OH आ जाएगा वहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, जल, ये तो बनेगा सॉलिड और ये बनेगा लिक्विड, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई,
अब आगे एक बात हमको ध्यान में रखनी है, कई बार हमसे पूछता है कि NaCl का निर्माण यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया कर एक उदासीन लवण NaCl देते हैं। एक उदासीन लवण क्या देते हैं? NaCl देते हैं, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। और साधारण नमक का उपयोग ये है कि इसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में? भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका ये उपयोग है कि हम इसे भोजन के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में। अब हम आपको बताएंगे कि जो समुद्रों में लवण बनते हैं, देखिए आपको बताइए होगा समुद्रों में क्यारी बनाई जाती है और समुद्र में क्यारी बनाकर समुद्र के जलों को क्यारी में धकेल दिया जाता है और वाष्पो सर्जन क्रिया के द्वारा उस जल का वाष्पन कराकर, उस जल का क्या कराकर, वाष्पन कराकर हम क्या करते हैं, एक नमक प्राप्त करते हैं जो अशुद्ध नमक होता है। और अशुद्ध नमक जो होता है वो भूरे रंग का होता है। कई बार पूछ लिया जाती है कि नमक में उपस्थित अशुद्धि, नमक में उपस्थित अशुद्धि, तो नमक में कौन सी अशुद्धि होती है, उन बातों का हमें पता होना चाहिए। तो नमक में एक तो CaCl2 और एक MgCl2, ये दो अशुद्धियां होती हैं किसके अंदर? नमक के अंदर। तो नमक के अंदर जो अशुद्धियां होती है वो कैल्शियम क्लोराइड होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, दो अशुद्धियां होती है, ये नमक के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से नमक का जो रंग होता है वो हल्का भूरे रंग का होता है। नमक के ऊपर एक यात्रा भी प्रारंभ की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने एक यात्रा प्रारंभ की थी, कौन सी? नमक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा भी जो हुई थी वो नमक के ऊपर ही हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो यात्रा की गई थी उसमें नमक के लिए ही वो यात्रा हुई थी। तो आपको पता लग गया होगा कि नमक से संबंधित हमारे इतिहास में भी काफी वर्णन है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हम चलते हैं कि भाई नमक से हमें क्या क्या कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो नमक से क्या क्या कच्चा माल हमें प्राप्त होता है हमें पता होना चाहिए। तो हम नमक से प्राप्त होने वाले कच्चे माल के बारे में पढ़ते हैं। तो नमक से प्राप्त होने वाला जो कच्चा माल है उसमें सबसे पहले उस कच्चे माल में हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हम उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कच्चे माल के रूप में हम कैसे लेते हैं? देखिए, तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम नमक लेते हैं और नमक का जलीय विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जलीय विलयन। और जलीय मिलाएंगे तो उसका हम करेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या करेंगे? विद्युत अपघटन किसका करेंगे? NaCl का। NaCl को जल में डाल के उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो हमारा बनेगा क्या? अब देखो कैसे बनेगा वो समझिए, मेन प्रोसेस जो है वो समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया? एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर हमने क्या किया? जल रख लिया और हमने उस पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोडों में से एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। ठीक है, और हमने इसके अंदर एंटर करा दिया NaCl। क्या करा दिया? NaCl सोडियम
क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक है, जब इसके अंदर डाल दिया जल के अंदर तो विद्युत धारा अपने को जैसे प्रवाहित करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि नमक भी टूटा Na+ है और Cl- में जो जल है वो जल के अंदर जो NaCl है वो जल के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट हो जाने पर जल भी क्या होता है H+ आयन और OH आयनों के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो H+ आयन होते हैं वो प्लस होने के कारण अपने अपोजिट इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं और क्लोरीन भी अपने अपोजिट इलेक्ट्रॉन की ओर क्या करता है, गमन करता है। तो आप कई बार बच्चे सोचते होंगे कि सर यहाँ पर NaOH दोबारा क्यों नहीं, NaCl क्यों नहीं बन गया दोबारा, NaOH क्यों बना? तो देखो जब जल में हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं, विद्युत गठन कराते हैं तो वहां पर अगर दो ऋण आयन हो तो हम उनके बीच में अधिविभव देखते हैं। ठीक है, तो अधिविभव आप कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे ये अधिविभव क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों आयनों में अधिविभव देखते हैं और अधिविभव के कारण ही ऐसा संभव होता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगी तो कहाँ पर आएगी, जो मैंने आपको बताया था जब भी विद्युत अपघटन कराएंगे, ये ध्यान रखना विद्युत अपघटन पर इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो माइनस वाला होता है वो कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है और प्लस वाला क्या होता है, एनोड होता है। ये ध्यान रखना, लेकिन सेल में चेंज हो जाते हैं, सेल में एनोड प्लस का हो, एनोड माइनस का होता है और कैथोड प्लस का होता है, लेकिन हमें सेल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें यहाँ विद्युत अपघटन पढ़ना है। तो विद्युत अपघटन के लिए सदैव यही कंडीशन रहती है कि प्लस हमेशा एनोड और माइनस हमेशा कैथोड। एनोड पर सदैव ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी, ये ध्यान रखना। एनोड जहां भी होगा वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी यानी उपचयन अभिक्रिया होगी और माइनस जहां भी होगा वहां अपचयन अभिक्रिया होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है तो हम एक तरफ कैथोड लिख देते हैं और एक तरफ एनोड, क्योंकि इस अभिक्रिया को हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हमें पता ही नहीं लगेगा कि अभिक्रिया कैसे होगी। यहाँ H+, अब आपको पता है H+ किसमें चेंज हो जाएगा, H में, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस है इसलिए गैसें द्विपरमाणुक होती है तो दो लगाएंगे यहाँ भी दो। अब दो लगा दिया तो आपको पता है, अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है लेकिन यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन कमी किस जगह, इस जगह, तो दो इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दिया तो देखो माइनस, तो 2 प्लस और 2 माइनस बराबर 0, तो H के भी दो बचे यहाँ भी दो बचे, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही Cl किसका है, माइनस का, इधर जाकर क्या बनेगा Cl2 गैस बन जाएगी, तो दो हो गया, गैस होती है द्विपरमाणु, तो दो लगा दिया तो यहाँ भी दो लगा दिया। अब यहाँ दो एक्स्ट्रा है, माइनस का मतलब दो ज्यादा है, तो दो ज्यादा होते हैं तो किसको लगते हैं, इसको। ठीक है, ऐसे आप और वैसे भी आप कर सकते हो कि Cl का 17 और 17 दूनी 34, दो ज्यादा है, माइनस का मतलब दो अतिरिक्त हैं तो दो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुना 17, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि हमें इसको बनाना है, तो 17 दूनी 34, तो 34 इलेक्ट्रॉन है, कितने और जुड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो कितना 36, इसलिए हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो आपका देखो एक तो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, एक क्लोरीन, तो आपने लिख दिया भाई एक तो प्राप्त हुआ हमें हाइड्रोजन गैस और एक प्राप्त हुई हमें क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां प्राप्त हो रही है, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां प्राप्त हो रही है, कैथोड पर। कहां प्राप्त हो रही है, कैथोड पर। इतनी बात समझ में। अब Cl2 के दो हैं तो आप यहां भी दो लगा दीजिए, ठीक है, तो दो लगाते ही आपको पता लग गया Na के कितने होंगे, दो। अब यहां पर क्या बनेगा, देखिए प्लस और माइनस आपस में क्रिया करेंगे भाई, ये तो दो आयन निकल के गैसों के रूप में, और यहां पर जब NaOH तो आप कर दो NaOH, तो यहां पर कितना लगा दोगे, दो। तो अब अभिक्रिया शुरू करिए, यहां पर देखिए हाइड्रोजन के दो और दो चार हैं, यहां दो ही हैं तो आप दो लगा दीजिए। तो ये आपकी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का एक नाम और होता है क्लोरो-क्षार अभिक्रिया। क्लोरो-क्षार अभिक्रिया, क्लोरो-क्षार अभिक्रिया। बात समझ आ गई, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस के साथ क्या निकल रहा है, क्षार निकल रहा है। ठीक है जी।